क्या हमारे अदालतों में रेप पीड़िताओं के आक्रोश के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सहानुभूति उसके प्रति नहीं है, बल्कि उस आक्रोश को ही गुनाह माना जाएगा? अभी तो स्थिति बहुत ही अजीब और दुखदाई है, क्योंकि हम लोग आगे जिला कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पर 21 तारीख तक सारे जिला के कोर्ट्स बंद हैं। और इंटरेस्टिंग है कि रिमांड के ऑर्डर्स सुने जाएंगे कोर्ट में, पर बेल की हियरिंग नहीं फाइल की जा सकती है। तमाम तरह के लोग ये मांग कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को इतनी संवेदनशील बनाई जाए ताकि एक महिला जो गैंग रेप विक्टिम है वो उसमें न्याय पा सके, एक संवेदनशीलता के साथ न्याय पा सके। बीते कुछ दिनों से बिहार में एक गैंग रेप सर्वाइवर और उनके 2 सहयोगियों को ही जेल भेज देने का मामला सुर्खियों में है। इस मामले के सामने आते ही इस कदम की काफ़ी आलोचना हुई। सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, इन्होंने रिहाई की मांग शुरू की और साथ ही में एक बहस छिड़ चुकी है सिस्टम की संवेदनशीलता पर। 11 जुलाई को अररिया में सामूहिक दुष्कर्म की एक रेप सर्वाइवर को कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग और बिहार राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। मामले के अपडेट से शुरुआत करें तो रेप सर्वाइवर को अररिया कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है, लेकिन जो 2 सहयोगी हैं और जन जागरण शक्ति संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यानी कि तन्मय, निवेदिता और कल्याणी, इन्हें जमानत नहीं मिली है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, वकीलों ने इनकी रिहाई की मांग की थी और इस मांग को करते हुए उन्होंने जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको लेटर भी लिखा था, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था और 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की थी। हालांकि शुक्रवार को भी पटना हाई कोर्ट में जज नहीं बैठे, जिसके बाद अररिया CJM कोर्ट ने इस मामले में विशेष सुनवाई करते हुए रेप सर्वाइवर को PR बॉन्ड पर जमानत दे दी है। आपको बता दें, कोरोना महामारी की वजह से निचली अदालतों में जो सुनवाई है फिलहाल बंद है। इस रिपोर्ट में आपको सुनाएंगे जन जागरण जो शक्ति संगठन है उसके वो कार्यकर्ताओं की बात जो शुरू से ही इस मामले में जुड़े रहे हैं। सुनाएंगे आपको कविता कृष्णन जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला आंदोलनों से जुड़ी रही हैं, एपवा की नेता हैं, वो क्या कहती हैं, और इस मामले में जो सलाहकार हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वृंदा ग्रोवर, उनका क्या कहना है। लेकिन पहले नज़र डालते हैं इस पूरे मामले में। द वायर के लिए इसी सप्ताह उमेश कुमार राय ने एक रिपोर्ट की थी जो बताती है कि अररिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने पहुंची जो रेप पीड़िता हैं और उनके जो सहयोग कर रहे 2 सामाजिक कार्यकर्ता, उनको पुलिस ने कोर्ट की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिकायत में गैंग रेप जो सर्वाइवर हैं और जो दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन पर कोर्ट के काम में व्यवधान डालने, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी बेइज्जती करने और अदालत की अवमानना करने जैसे आरोप लगे हैं। जबकि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोगी हैं उनका कहना है कि पीड़िता ने अपने मददगार की मौजूदगी में लिखित बयान जो है वो पढ़वाना चाहती थी, उसकी मांग की थी, जो कि मजिस्ट्रेट को एक तरह से नागवार गुजरा और उन्होंने उल्टे पीड़िता पर और इन 2 सोशल एक्टिविस्ट पर ही जो है कार्रवाई कर दी। कई धाराएं लगाई गई हैं इन लोगों पे, गैंग रेप सर्वाइवर पे और इन 2 जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन पर। हालांकि जो मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र हैं उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो गैंग रेप किए जाने के बाद भी इस पीड़िता की आखिर कोविड जांच क्यों नहीं कराई गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, ये जो 22 वर्षीय महिला हैं उनका ये जो गैंग रेप का मामला है ये 6 जुलाई का है। 6 जुलाई को हुए गैंग रेप के संबंध में पीड़िता ने 7 जुलाई को अररिया के महिला थाने में एक आवेदन दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को शाम 7:30 बजे एक साहिल नाम का जो एक व्यक्ति है उसने उन्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने बुलाया और एक स्कूल के मैदान में आधे घंटे तक उसने मोटरसाइकिल सिखाई भी और इसके बाद जो क्योंकि देर हो रही थी तो साहिल से उन्होंने कहा कि उनको घर छोड़ दिया जाए, लेकिन वह उसे घर ले जाने के बजाय नहर के पास एक सुनसान सड़क की ओर ले गया, जहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 3 अज्ञात लोग पहुंचे और उसे अगवा करके एक सुनसान जंगल में ले गए। वहां एक और आदमी शामिल हो गया और इन चारों ने मिलकर उसका बलात्कार किया है। पीड़िता के बयान के मुताबिक गैंग रेप के बाद
रात 10:30 बजे करीब उसे नहर के पास ला करके उन्हें फिर से छोड़ दिया गया, जहां से उन्होंने कल्याणी को फ़ोन किया, क्योंकि वो कल्याणी के यहाँ काम करती थी। कल्याणी एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो वहाँ पहुँची और उन्हें अपने घर ले आई। साहिल से पीड़िता कुछ दिनों से बातचीत कर रही थी और वो जो है उन्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा था। पीड़िता का कहना है कि साहिल उन लोगों से मिला हुआ है और गैंगरेप के लिए पहले से ही योजना बनाई गई थी। महिला ने आवेदन में ये भी लिखा है कि साहिल की मौजूदगी में उन्हें अगवा किया गया। लाख गुहार लगाने के बाद भी साहिल ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की और उल्टे अपनी बाइक पर सवार होकर वो चला गया। तो ये जो बात है महिला ने अपनी शिकायत में दर्ज कराई है। अब बात करते हैं इस पूरी कार्रवाई की। तो ये जो जन जागरण शक्ति संगठन की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, वो बताता है कि पीड़िता को कई जगह बार बार इस घटना को दोहराना पड़ा, जिसका एक असर ऑफकोर्स उनकी जो मेंटल स्टेट था, उनकी मानसिक स्थिति पर बुरी तरह से पड़ा और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी बीच जो आरोपित है उन पर आरोपित के साथ शादी करने का भी एक दबाव बनाया गया और 10 जुलाई को अररिया कोर्ट में वो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं मुस्तफ़ा शाही के सामने धारा 164 के तहत जब बयान दर्ज कराने पहुंची और उनसे लिखित बयान पर साइन करने को कहे गए। पूरी प्रक्रिया में करीब 4 घंटे लग चुके थे। कार्यकर्ताओं के सहयोगियों का कहना है कि पीड़िता बस उनकी मौजूदगी में बयान देना चाहती थी। संगठन से जुड़े जो हैं एक व्यक्ति, वो बताते हैं आशीष रंजन, कि वह कोर्ट रूम में थोड़ा नाराज़ हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, लेकिन कोर्ट में जो मौजूद इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे उन्होंने उन्हें समझाया और जो बुझा करके उनके एक हस्ताक्षर उनसे ले लिए थे। कोर्ट रूम से जब वो बाहर निकली तो वो काफ़ी नाराज़ थी और उन्होंने कहा इन लोगों से, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि कोर्ट में उन्हें इन लोगों की ज़रूरत थी और वो वहाँ क्यों नहीं गए। तो इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाया। आशीष रंजन बताते हैं कि धारा 164 के तहत जब बयान दर्ज होता है तो कोई और कोर्ट रूम में नहीं होता है। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने कल्याणी को कोर्ट रूम में बुला करके तलब किया, क्योंकि जो गैंगरेप सर्वाइवर हैं उन्होंने कल्याणी का जिक्र किया था। अब आशीष बताते हैं, कल्याणी कोर्ट रूम में जब गई तो मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि आखिर वो कौन है कि गैंगरेप पीड़िता जो है वो जज की बात नहीं सुन करके उसकी बात सुनेंगी, जज की बात सुनने को तैयार नहीं है, कल्याणी की बात मानेंगी। और क्योंकि कोर्ट रूम के भीतर आवाज़ जो है वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात हो रही थी, तो तन्मय भी उसी वक्त कोर्ट के अंदर दाखिल हुई और दोनों ने अदालत में कहा कि अगर पीड़िता बयान पढ़ना चाहती हैं तो बयान पढ़कर सुना दिया जाए। इतनी सी बात थी कि जज साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने थाने फ़ोन किया, पुलिस आई, गैंगरेप पीड़िता और दोनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कल्याणी और तन्मय जो हैं उनके कोर्ट रूम में जबरन घुसने, कागज़ों को जबरन छीनने जो लिखित बयान है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल आशीष रंजन ने इन आरोपों को, जो दोनों कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं, उन्हें झूठा करार दिया है। अब इस रिपोर्ट के संबंध में जब अररिया के महिला थाने के एसएचओ से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है, थाने से जानकारी ली जाए। जिले के एसपी ने कहा कि तीनों की गिरफ्तारी कोर्ट के आवेदन पर हुई है, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकती। अब कोर्ट की इस कार्रवाई पर एक तरह से हैरानी होती है कि एक गैंग रेप सर्वाइवर एक तरह का पूरा ट्रॉमा बर्दाश्त करने के बाद हिम्मत जुटा करके पुलिस स्टेशन जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराती है। कई बार उसे वही घटना दोहरानी पड़ती है और साथ में उसके बाद जब वो कोर्ट जाती हैं, न्यायालय जाती हैं न्याय के लिए, तो एक तरह से एक छोटी सी घटना जो कुछ हुआ उसके बाद जो जज हैं वो उनसे इतना खफा हो जाते हैं कि वो और उनका जो एक सपोर्ट सिस्टम था, वो दो सामाजिक कार्यकर्ता जो उनके लिए इकलौता सहारा थे ऐसी स्थिति में, उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर देते हैं। उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं को जेल भेज देते हैं। फिलहाल गैंगरेप सर्वाइवर को तो ज़मानत मिल गई है, लेकिन ये जो दो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति में आगे आकर के इस महिला की मदद की, वो अभी भी जेल में हैं। कोविड-19 का समय है और ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इस रिपोर्ट में अब हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में जो जन जागरण शक्ति संगठन है उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन, वो इस मामले को, इस एक तरह से एक अनयूजुअल घटना को कैसे देखते हैं। 10 तारीख को जेल भेजने के बाद हम जो उनके साथी हैं न्यायिक प्रक्रिया में जस्टिस के लिए तलाशने लगते हैं कि क्या करना है। कोरोना की वजह से
न्यायालय में काम नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन काम हो रहा है। इससे बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। कोरोना एक बाहरी चीज़ है, लेकिन जो राइट टू लिबर्टी है वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। 10 तारीख के बाद से हमने कोशिश की है कि अररिया कोर्ट के न्यायालय में और हाई कोर्ट स्तर पर, दोनों स्तर पे हमने कोशिश की है कि हमें बेल मिल जाए। लोअर कोर्ट में हमने बेल के लिए आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई आज हुई, उसके बारे में बताऊंगा। हाई कोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन डाला था। रिट पिटीशन डालने के लिए परमिशन मांगा था, वो परमिशन हमें 16 तारीख की शाम को मिला और हमने उस रिट पिटीशन को डाल दिया, लेकिन सुनवाई 2 दिन से टल चुकी है कोरोना की वजह से। आज जो लोअर कोर्ट में हमने बेल डाला था उसकी सुनवाई हुई और उसमें पीड़िता को तो बेल दे दिया गया, लेकिन उसके 2 साथियों को जो उसके लिए लगातार 6 तारीख से खड़े हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनको बेल नहीं दिया गया। हम इससे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उसी धाराओं के तहत, उसी आरोप के तहत सभी को बेल देना चाहिए था। एक व्यक्ति को बेल मिला और बाकी 2 को नहीं मिला। हमें लगता है इसके चलते पीड़िता को और भी मानसिक प्रताड़ना होगी। शायद उसमें ये ग्लानि भाव भर गया होगा कि उनके चलते उनकी 2 दीदियां जेल में हैं। ये सब बात उसके मन में आ रही होगी, जो कि चिंता का विषय है। हम ये भी समझते हैं कि पूरे देश से हमें बहुत अपार जन समर्थन मिला है। 7,000 लोगों ने, गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन पर साइन किया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है कि इस मामले को देखा जाए और न्याय दिया जाए। उसी तरह से वकीलों ने भी यही बात कही है। एक तो इमीडिएट हम लोग का प्रयास है कि हमें हमारे साथियों को बेल मिले, और लॉन्ग टर्म प्रयास रहेगा कि इस पूरे व्यवस्था को कैसे हम महिला पक्षी और एक रेप पीड़िता को संवेदनशीलता से डील किया जाए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पूरे देश के स्तर पे, हमारी चिंता वो भी रहेगी। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा कोई मैटर आए और तुरंत 24 घंटे के अंदर 376 अलग अलग वकील पूरे देश भर में से चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखे और कहे कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन और राज्य का महिला आयोग दोनों ने चिट्ठी लिखा है और कहा है कि इस मामले को संवेदना के साथ देखा जाए। अगेन 24 घंटे के अंदर ही देश भर के 36 नारीवादी संगठन और अनेकों करीब 7,000 से अधिक बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखा है चीफ जस्टिस महोदय को कि इसकी सुनवाई हो और इन तीनों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, ये जो पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, और इससे हमारी यकीन और हमारा भरोसा दुगना हो जाता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत गंभीर बात एक और ये भी मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि ये पूरे सिस्टम का मानसिकता क्या है यौन शोषण के सर्वाइवर और उनके केयरगिवर्स के प्रति। अभी तो प्रेशर में आके हो या जो भी हो, कोर्ट ने बेल दे दिया है सर्वाइवर को, पर शायद एक ये संदेश भी कोर्ट भेज रही है कहीं ना कहीं कि उन्हें नहीं पड़ी है कि एक्टिविस्ट्स अरेस्ट हों और जेल में पड़े रहे। और ये कौन एक्टिविस्ट्स है, ये कौन सोशल वर्कर्स है? वही है जिन्होंने इस लड़की का साथ दिया जब और कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब हमें चिंता इस बात की भी है कि वो लड़की जब इन दोनों से जुदा होगी तो कैसे उससे डील कर पाएगी। तो हम चाहते हैं कि माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके तीनों को बाइज्जत बरी किया जाए। तो अदालत से ये कहा गया कि जो उनके साथ जो 2 सामाजिक कार्यकर्ता थे, महिला आंदोलन के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनका हौसला बनाए रखा था इतनी देर के लिए, उन्हें अदालत में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? तथाकथित वजह तो यही है कि बलात्कार पीड़िता के अपनी सुरक्षा के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पब्लिक के सामने कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कोर्ट। लेकिन इसका पर्पस तो यही था कि भाई बलात्कार की पीड़िता को एक ऐसा माहौल मिले जिसमें वो अपनी बात रख सके आराम से। लेकिन कोर्ट और जज साहब ने इसका ठीक उल्टा मतलब निकाला। वे ये 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बाहर करने लगे तो इस महिला का जो पेंट अप एक गुस्सा था, आक्रोश था, वो फूट पड़ा
और वो अपनी आवाज उठा करके उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे साथ रहेंगी। वो दोनों महिला आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी कोशिश की जज को समझाने की कि हमें भी रहने दिया जाए, लेकिन जज इस बात पर बिल्कुल बमक गए। बोले कि नहीं, ये जो रेप पीड़िता है और उनके साथ ये जो दो महिला आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, इनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में, जेल में भेज देते, क्योंकि इन्होंने जो है कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की अवमानना की है। और अब इसमें क्या कहा जाए, थोड़ा सोचिए। दरअसल जो ये इन कैमरा ट्रायल है या इन कैमरा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है कि ये पब्लिक के सामने नहीं होगा, इसके पीछे आइडिया तो यही होना था कि भाई बलात्कार पीड़िता की सुरक्षा के लिए ये किया जाए। लेकिन इस मामले में हम ये नहीं सोचते हैं कि अक्सर उस पूरे अदालत के अंदर शायद एकमात्र महिला अक्सर वही रेप पीड़िता ही होती। और तो और जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी इस मामले में इसी मामले में रिकमेंडेशन दिया था कि भाई कोई सपोर्ट पर्सन्स को, यानी उनकी बात को उनके साथ एक तरह से कोई उनके मित्र रहे या महिला आंदोलन के कार्यकर्ता रहे, इस बात की परमिशन उस रेप पीड़िता को होनी चाहिए। क्योंकि इस पूरे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का जो मामला है वो रेप पीड़िता को अपने सहयोगियों से काट के अलग करने के लिए नहीं इसका पर्पस होना था। इसका पर्पस होना था उनको साथ देने के लिए, उनको एक सुरक्षा का माहौल देने के लिए। लेकिन ये क्या बात है, सोचिए कि हमारे देश में रेप के जो एक्यूज्ड होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो आरोपियों को सजा दिलवाना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जज तक ऐसे होते हैं, अदालतों में जज भी ऐसे होते हैं कि भाई बलात्कार की पीड़िता में ही उनको दोष दिखता है। उसकी आंखों में आक्रोश कैसे आया, उसकी आवाज में आक्रोश कैसे आया, उसने कैसे आवाज उठा दी, उसका गुस्सा जो है वो हमारी अदालत और हमारे जजों के खिलाफ कैसे उसने उठा दिया। तो कैसे नहीं सवाल उठाएं, कैसे उसकी उंगली नहीं उठेगी, कैसे उसकी आवाज नहीं उठेगी आपके खिलाफ, ये तो पूछने वाली बात है। और ये जो आवाज उठी है, ये देश भर से जो महिला आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट को चिट्ठी लिख करके कहा कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए। अभी सुन रहे हैं कि हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, अच्छी बात है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि ये जो घटना हुई है, ये एक तरह से हमारे लिए एक वार्निंग बेल है। ये कोई एकमात्र इकलौता अकेली घटना नहीं। हमें सचमुच में इस सवाल का सामना करना होगा कि हमारे अदालतों में अगर बलात्कार की पीड़िता के लिए न्याय की जगह होनी है तो बलात्कार की पीड़िता को कटघरे में मत खड़ा करिए। उसकी आवाज में कितना रोष है, उसके चेहरे पर कितना रोष है, वो क्या कह रही है, उसने आवाज कैसे उठा दिया, वो क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी। भाई उसके कॉन्डक्ट को जज करने के लिए आपको वहां जज बना करके नहीं बिठाया गया है। हमारे संगठन एप्वा की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये कहा था कि कम से कम जो जजेस होंगे जो रेप के केसेस के मामले, रेप के मामलों को देखेंगे, उनको थोड़ा ढंग से चुना जाए। कोई भी जज जो है, उनके कैसे भी विचार हो महिलाओं के बारे में, पितृसत्ता के बारे में, उनको रेप के मामले में कम से कम जगह न मिले रेप के केसेस में अपनी बात कहने के लिए। रेप के मामले अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होगी, इस बात को कहिए। तो ये जो पूरा मामला है बिहार के अररिया का, और आज जो कोर्ट में खास तौर पे सुनवाई हुई है जिसमें पीड़िता को बताया जा रहा है कि बेल दे दी गई है, मिल गई है। हाँ। तो आपको इस पे क्या लगता है कि इस मामले को आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो मैं पीड़िता और इनकी तरफ से वकील भी हूँ, ऑफकोर्स बिहार में नहीं, उनको एडवाइस कर रहे हैं जहां से हम लोग। इसमें 2-3 बातें सामने आती है। एक तो ऐसे केस में सबसे पहले किसी को भी जेल भेजना, केवल रेप सर्वाइवर को नहीं, उसके 2 सपोर्ट पर्सन्स जो उसकी सहायता कर रहे थे, उसको लीगल प्रोसेस एक्सेस करने में, किसी को भी ऐसे केस में जेल भेजना अपने आप में मुझे लगता है थोड़ा एक्सेसिव पावर का एक्सरसाइज है।
अगर आप FIR भी देखें जिसमें कोर्ट कहता है कि ये लोग बाधा डाल रहे थे काम में, उसमें केवल एक सेक्शन है जो नॉन बेलेबल है, बाकी सब बेलेबल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई कानून में किसी भी अदालत को, नीचे की अदालत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को जेल भेजने की पावर नहीं है। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो नीचे की अदालत वो मैटर को ऊपर हाई कोर्ट भेजती है, वहां इंक्वायरी वगैरह वगैरह होती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट FIR में लिखा ही नहीं जा सकता, और वो कोई ऑफेंस नहीं है अपने आप में। उसका FIR में होने से साफ नजर आ रहा है कि कानून और कानूनी पावर और प्रक्रिया कहीं पर उसकी एक्सरसाइज में और उसकी समझ में भी कुछ न्यायिक रूप से नहीं किया गया है। दूसरी बात, इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है, बिहार में सब जगह लॉकडाउन हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सर्कुलर इशू किया है कि कोई भी हियरिंग नहीं हो सकती। ऐसे माहौल, और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ही कहा था प्रिजन्स को डीकंजेस्ट कीजिए। आप कैसे लोगों को प्रिजन भेज रहे हैं? क्या इनका जेल में जाना समाज के लिए जरूरी है? क्या ये कोई ऐसे अपराधी हैं जिनको अगर जेल कोर्ट नहीं भेजेगी तो उससे समाज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ये कोई ड्रेडेड क्रिमिनल्स है? क्या ये भाग जाएंगे? तो वो जो एक बैलेंस होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अरनेश कुमार जजमेंट में कि अरेस्ट तभी किया जाए जब जरूरी है, हर केस में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और आप इस माहौल में लोगों को प्रिजन में भेज रहे हैं। तीसरी बात, क्लियरली ये लग रहा है कि वहां पर जो भी कुछ बीता हो उस वक्त अदालत में, जो एक समझ अदालत को भी बनानी होगी कि एक रेप सर्वाइवर, जो गैंग रेप सर्वाइवर है, उसकी मानसिक, उसकी इमोशनल कंडीशन क्या है, उसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए। क्या हमारी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के पास वो स्किल्स है, वो सेंसिटिविटी है? इसलिए उसके साथ दो और लोग हैं। हम जानते हैं कि ये जो यंग महिला है, ये एक ऑर्डिनरी परिवार की है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो किसी का सहारा लेकर एक बहुत ही मुश्किल वक्त में अदालत के दरवाजे खटखटा रही है। अगर वहां पर वो कुछ परेशानी एक्सप्रेस की है, तो क्या अदालत को उस वक्त एक ज्यादा बड़प्पन दिखाते हुए, एक ज्यादा उदार अपने आप को करते हुए, और एक सेंसिटिविटी जो बहुत जरूरी है, हम चाहे जितनी भी प्रोविजंस चेंज कर ले कानून में, जब तक हमारा पुलिस, कोर्ट और प्रोसिक्यूशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, एक समझ नहीं बनेगी कि ये किस तरह का उस वक्त किस तरह का क्राइम है, तो वो कानून में केवल आप 10 बातें लिख देंगे तो वो अप्रोच नहीं बदलती। हम जानते हैं कि महिलाएं घबराती हैं इन बातों को अदालतों में लाने से, और उनका सबसे बड़ा डर होता है कि एक रीविक्टिमाइजेशन होगा। ऐसे माहौल में मैं नहीं कह रही कि वहां पर कोई बात किसी ने क्या बोला या नहीं बोला, उस फैक्ट्स में मैं नहीं जा सकती। अदालत अगर कह रही है कि किसी ने जोर से बोला, किसी ने ऊंची आवाज से बोला, तो अदालत से क्या हमारी अपेक्षा होगी ऐसे माहौल में? क्या अदालत को भी एक सेंसिटिविटी और एक अंडरस्टैंडिंग उस महिला के मानसिक स्थिति क्या है, उसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, क्या वो अपेक्षा हमको नहीं होगी अदालत से? और क्या इसका कोई और रास्ता नहीं ढूंढा जा सकता था, ना कि उन लोगों को जेल भेज दिया जाए? और हम जानते हैं कि इससे क्या एक जो विश्वास औरतों को, केवल इस महिला को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को एक विश्वास बनाना है अदालत के सिस्टम में कि हमको जस्टिस लेना है, क्या उसको एक धक्का नहीं पड़ा है इन बातों से? बिल्कुल। और आज आपने उस महिला को तो दे दी है जमानत, मगर बाकी दो जो उसके सपोर्ट पर्सन हैं उनको नहीं दी। इससे क्या संदेश गया है कि अगर आप ऐसे क्रिया में महिलाओं की मदद करेंगे
तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल एक अलग उदाहरण देती हूँ जी। इस देश में बहुत टाइम तक ये बात बार बार उठती थी कि सड़क पर एक्सीडेंट होके आदमी पड़ा हुआ है, कोई उसको उठा नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कौन पड़ेगा पुलिस के लफड़े में। हाँ जी। और इस बात पर बहुत बहस हुई और बोला गया कि अदालत आपको एज अ गुड समैरिटन देखेगी और आपको नहीं फंसाएगा कोई केसों में। मदद कीजिए एक और व्यक्ति की। ये मैं कहीं भी तुलना नहीं कर रही हूँ एक्सीडेंट और इसकी, मैं सिर्फ एक बात रख रही हूँ। आज देखा गया है कि जो एक्टिविस्ट, और कौन सामने आएगा महिला की मदद करने के लिए? कोई सोशल एक्टिविस्ट ही होगा, कोई सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग होंगे, कोई महिला संगठन के लोग होंगे, वही सामने आते हैं। उनको अदालतों को अपने साथ आपकी प्रक्रिया में मदद करने की तरह देखना चाहिए। अगर कोई वहां पर ऊंच नीच हुई भी है, वो जेल की नौबत नहीं बन सकती। जी जी। इसलिए बहुत अफसोस है कि उनको आज जमानत इस माहौल में नहीं मिल पाई है। और यही अब हमको ये भी मालूम है कि वहां की सेशन कोर्ट बंद है, और वो बंद इसलिए है कि पटना हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर दिया है कि कोई हियरिंग नहीं होगी। हिंदुस्तान में कानून और संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि आर्टिकल 21 संविधान का, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी का है, वो किसी भी हालात में सस्पेंड नहीं हो सकता। तो पैंडेमिक में भी सस्पेंड नहीं हो सकता। अगर आप अदालत के दरवाजे बंद कर देंगे तो इन इफेक्ट आपने आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया है। तो हमारी यही उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द सुने और इन दो लोगों को बाहर जमानत पे आए। इनके खिलाफ असल में अभी सिर्फ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसमें भी कुछ तथ्य दिख नहीं रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि उनको जेल में रखा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।